जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू आवर डिजिटल प्लेटफॉर्म पथ सिविल सर्विसेज। टुडे वी आर स्टार्ट आवर टॉपिक विद अ ग्लोरियस एंड अ mythical स्टोरी डेट रिलेटेड टू वैगई रिवर एंड मीनाक्षी अम्मा सुंदरेश्वर टेम्पल। सो स्टार्ट करते हैं हम हमारी इस पौराणिक कथा को। होता क्या है, दक्षिण भारत में पांड्यन राजाओं का वंशावली क्या करती है, शासन करती है। ठीक है, पांड्यन राजाओं का जो साम्राज्य होता है ये प्राचीन भारत के लगभग दूसरी या चौथी शताब्दी से लेकर 9वीं शताब्दी तक रहता है। लेकिन जो पौराणिक कथा है ये इससे भी पुराना वंश इसको या साम्राज्य इसको माना जाता है। तो यहाँ पर एक्चुअली में होता क्या है कि पांड्यन राजाओं की पुत्री होती है जिनका नाम होता है मीनाक्षी। क्या होता है? जिनका नाम होता है मीनाक्षी। और ये बचपन में ही डिसाइड करती है कि मुझे शिव से ही विवाह करना है। लेकिन इनके माता पिता जो होते हैं, इनकी जो मॉम और इनके जो फादर होते हैं, वो बोलते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। ठीक है, लेकिन फाइनली जो मीनाक्षी होती है वो क्या करती है, कन्विंस कर लेती है इनको। ठीक है, फिर इनका जो विवाह होता है वो किनसे होता है, लॉर्ड शिव से होता है। तो जब लॉर्ड शिव अपनी बारात लाते हैं तो वो अपने साथ में ना अपने किसी परिवार के सदस्य को लाते हैं, ना वो अपने माता पिता को लाते हैं, यानी किसी को भी लेकर नहीं आते हैं। लेकिन जो मीनाक्षी के पिता होते हैं वो पूरी व्यवस्था करते हैं, अच्छे व्यंजन बनाते हैं, बहुत सारा भोजन बनाते हैं। लेकिन जब वो देखते हैं कि जो शिव है वो अकेले ही आए हैं तो उनको लगता है कि उनका जो सारा भोजन है वो कहीं ना कहीं वेस्टेज जाएगा और वो बहुत ज़्यादा गुस्सा होते हैं। तो होता क्या है कि भगवान शिव जो होते हैं, लॉर्ड शिव जो होते हैं, वो क्या करते हैं, उनके जो मित्र होते हैं जिनका नाम होता है कुंडोधर, वो उनको बुलाते हैं और बोलते हैं कि ये सारा भोजन क्या कीजिए, आप स्वयं ही खा लीजिए। तो कुंडोश्वर जो होते हैं भगवान शिव के मित्र फ्रेंड, वो क्या करते हैं, सारा भोजन को क्या करते हैं, खा लेते हैं। लेकिन इनको थोड़ी देर बाद प्यास लगती है, बहुत ज़्यादा प्यास लगती है। तो जो आसपास की जो लेक वगैरह होती है, जो तालाब होते हैं या, तो उनसे भी इनकी प्यास नहीं बुझती है। तो भगवान शिव क्या करते हैं इनकी प्यास को बुझाने के लिए कि जो गंगा माता होती हैं, यानी कि जो गंगा जी होती हैं, उनको स्वयं आमंत्रित करते हैं और कुंडोधर को बोलते हैं कि आप अपना हाथ को आगे कीजिए। जब वो हाथ आगे करते हैं तो उनके हाथ से गंगा की एक धारा निकलने लगती है और उसी से ये अपनी प्यास को बुझाते हैं। अंत में जो अतिरिक्त जल इनके हाथ में रह जाता है वही वैगई धारा या वैगई नदी के रूप में क्या होता है, प्रवाहित होने लगता है, जो कि हमारा टॉपिक है। इस तरीके से ये स्टोरी यहीं कंप्लीट करते हैं और हम हमारे टॉपिक पर आते हैं जो कि है वैगई रिवर के साथ में। ठीक है, आप देख लीजिए इमेज में, ये है मीनाक्षी सुंदरेश्वर मंदिर, जो कि जुड़ा हुआ है किसके साथ में, भगवान शिव और पार्वती के साथ में। और आपने सुना होगा जो मीनाक्षी होता है इसका जो अर्थ होता है वो क्या होता है, मछली होता है। और जो मछली होता है वो जो पांडे राजाएं होती हैं इनका जो राजकीय चिन्ह भी क्या होता है, मछली ही होता है। अब हमारे टॉपिक पे आते हैं हम, जो कि है वैगई रिवर। देखिए, वैगई रिवर का जो उद्गम होता है वो होता है तमिलनाडु के मदुरई जिले की वरुसुनाडु की जो हिल्स होती हैं उनसे इसका उद्गम होता है। और गर्मियों में ये नदी सूख जाती है, मीन्स ये एक मौसमी रिवर है। और मदुरई शहर जो है इसके तट पर क्या है, अवस्थित है। इसकी लेंथ की बात करते हैं तो वो है 258 किलोमीटर। और ये कहाँ पर गिरती है, पाक स्ट्रेट में गिरती है, मीन्स ये बंगाल की खाड़ी में क्या गिरती है, अपना मुहाना बनाती है। और इसी के तट पर मीनाक्षी अम्मा सुंदरेश्वर टेम्पल जो है, यहाँ पर सही कर लीजिएगा, सुंदरेश्वर है वो, सुंदरेश्वर टेम्पल क्या है, स्थित है। और ये जो सुंदरेश्वर टेम्पल है ना, यहीं पर तमिलनाडु में एक चिथिरई फेस्टिवल भी मनाया जाता है, ये इस मंदिर से को रिलेटेड है। क्लियर हुआ? इस तरीके से हमारी ये वैगई नदी कंप्लीट होती है। नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है हमारा माउंट हैरियट। माउंट हैरियट जो है ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह की जो चोटी है। माउंट जैसे थुलियट जो है ना वो यहाँ की सर्वोच्च चोटी है, लेकिन जो निकोबार है उसकी जो सर्वोच्च चोटी है वो कौन सी है, माउंट हैरियट है। क्लियर हुआ? माउंट हैरियट किसकी है, निकोबार द्वीप समूह की सर्वोच्च चोटी है। ठीक है, और ये कहाँ पर स्थित है, तो ये ना ग्रेट निकोबार पर स्थित है। अब ग्रेट निकोबार की स्थिति की बात करते हैं हम, तो देखिए ये इमेज में, ये इधर की तरफ है ग्रेट निकोबार स्थित है। ठीक है, और यहीं पर क्या है, इसका दक्षिणी विस्तार क्या है, इंदिरा पॉइंट, जो कि भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु भी है। अब माउंट हैरियट जो है इसकी जो ऊंचाई है वो है 365 किलोमीटर। एक बार इसको आप चेक कर लीजिएगा, 365 किलोमीटर की जो मैंने यहाँ पर मेंशन की है। माउंट नेशनल हैरियट नेशनल पार्क भी कहाँ पर, यहीं पर स्थित है। माउंट नेशनल हैरियट नेशनल पार्क भी कहाँ पर स्थित है, माउंट हैरियट में ही स्थित है।
और जो ये क्षेत्र होता है ये सदाबहार वनों से क्या होता है, ढका हुआ होता है। और साथ में जिस तरीके से अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है इसका जो विकास हुआ है किससे हुआ है, विवर्तनिक प्रक्रिया से हुआ है। जबकि इंडो ऑस्ट्रेलियन जो प्लेटें थी वो जब यूरेशियन प्लेटों के नीचे क्षेपित होती है तो उसी से क्या हुआ, उसी की एक चाप पर क्या हुआ, एक चाप पर इसका क्या हुआ, विकास हुआ। एक चाप पर इसका विकास हुआ किसका, अंडमान निकोबार द्वीप समूह का, और उसी से ये माउंट हैरियट भी निर्मित हुआ है। इस तरीके से हमारा ये माउंट हैरियट ही कंप्लीट होता है। देख लीजिए ये है हमारा अंडमान निकोबार द्वीप समूह, और अंडमान निकोबार द्वीप समूह का जो सबसे उत्तरी द्वीप है वो है नॉर्थ अंडमान। नॉर्थ अंडमान के बाद में आता है मिडिल अंडमान, मिडिल अंडमान के बाद में आता है साउथ अंडमान, और जो ये साउथ अंडमान है इसी पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह की जो कैपिटल है पोर्ट ब्लेयर वो भी स्थित है। ठीक है, उसके बाद आता है लिटिल अंडमान। ठीक है, नॉर्थ अंडमान, मिडिल अंडमान, साउथ अंडमान और लिटिल अंडमान। ठीक है, उसके बाद में आती है 10 डिग्री चैनल जो कि अंडमान को निकोबार द्वीप समूह से क्या करती है, अलग करती है। और निकोबार का सबसे दक्षिणी जो द्वीप है वो कौन सा है, वो है ग्रेट निकोबार। सबसे उत्तर का कौन सा है, वो है कार निकोबार। यानी कि कार से आप डायरेक्टली यहां आओगे, इस तरीके से आप उसको याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा मिश्रित कृषि। मिश्रित कृषि, देखो कभी भी डाउट में मत रहना, मिश्रित कृषि का मतलब ये नहीं होता है कि एक साथ 2 फसलें उगाई जाएंगी, नहीं। इसका मतलब होता है कि फसल के साथ तो आप फसल तो उगाओगे ही सही, साथ में आप पशुपालन भी यहाँ पर करोगे। ठीक है, क्लियर हुआ। यानी कि जो कृषक होगा वो फसल उत्पादन के साथ में पशुपालन का व्यवसाय भी करता है, तो उसको बोलेंगे मिक्स्ड फार्मिंग। कहाँ पर होगा, जहाँ पर बहुत ज़्यादा जनसंख्या घनत्व होगा उन्हीं क्षेत्रों में ये क्या होगा, मिश्रित कृषि की जाएगी। ठीक है, मध्य प्रदेश में भी की जाती है, पूरे भारत में भी लगभग यही खेती की जाती है। क्लियर हुआ। तो इस तरीके से मिश्रित कृषि कंप्लीट होती है। नेक्स्ट है हमारा मिश्रित फसल, यानी कि यहाँ पर अब हम 2 फसलें एक साथ क्या करेंगे, उगाएंगे। क्लियर हुआ। एक ही समय में एक ही खेत में या लैंड पर क्या की जाती है, अनेक प्रकार की या 2 से अधिक प्रकार की फसलें क्या की जाती है, मिक्स करके। यानी कि सोयाबीन के खेत में आप मक्का उगाओगे, गेहूं के खेत में आप बीच बीच में सरसों वगैरह दे दोगे, या चना में आप सरसों वगैरह डाल दोगे। ठीक है, वो मिक्स करके किया जाता है, बोया जाता है। अब ऐसा नहीं होगा कि चना के साथ में आप सोयाबीन लगा दोगे, ये नहीं हो सकता है। रबी की फसल के साथ में ही आपको रबी की फसल लगानी पड़ेगी। ठीक है, जैसे कि चने के साथ सरसों, और खरीफ की फसल के साथ में ही आपको खरीफ की फसल उगानी पड़ेगी, जैसे कि सोयाबीन और मक्का आप साथ में लगा सकते हो। इस तरीके से ये कंप्लीट होता है। ठीक है, नेक्स्ट है गहन कृषि, इंटेंसिव फार्मिंग। एक होती है इंटेंसिव फार्मिंग और एक होती है एक्सटेंसिव फार्मिंग। ठीक है, तो इंटेंसिव फार्मिंग का मतलब होता है गहन कृषि। क्या होता है कि जो इंडिया है यहाँ पर जो मैक्सिमम कृषक है उनके पास में 2 हेक्टेयर से भी कम की क्या होती है, भूमि होती है। तो छोटे छोटे कृषक होते हैं, तो जब छोटे छोटे कृषक क्या होते हैं, खेतों में या जोतों में प्रति हेक्टर उच्च उत्पादन के साथ में, ओबियसली बात है कि जब लैंड कम होगा तो उत्पादन तो ज़्यादा करना ही होगा ना। तो कृषि जब की जाती है तो उसे क्या कहते हैं, गहन कृषि कहते हैं। यहाँ पर श्रमिकों की जनसंख्या अधिक होगी, ओबियसली बात है, और प्रति हेक्टेयर उत्पादन कम होगा, बिल्कुल होगा। जब जनसंख्या ज़्यादा रहेगी तो प्रति हेक्टेयर उत्पादन यहाँ पर कम होगा, और एक प्रकार की यहाँ पर प्रचंड बेरोजगारी जो होगी, छुपी हुई बेरोजगारी जो होगी वो भी पाई जाएगी। ठीक है, जहाँ पर गहन कृषि वहीं पर प्रचंड बेरोजगारी, बिल्कुल दोनों का एक दूसरे से सीधा सीधा संबंध है। अब बात करते हैं कि कहाँ पाई जाती है, तो जो भी मानसूनी एशिया है ना, इंडिया सहित, वहीं पर यह गहन कृषि की जाती है। क्लियर हुआ। नेक्स्ट है हमारी विस्तृत कृषि, जिसको बोलते हैं एक्सटेंसिव एग्रीकल्चर। ये इंटेंसिव एग्रीकल्चर का क्या होता है, सीधा अपोजिट होता है। ठीक है, तो जहाँ पर बड़े बड़े लैंड होंगे, जहाँ पर क्या होंगे, बड़े बड़े लैंड होंगे, उन बड़े बड़े लैंडों पर कौन सी जो कृषि की जाती है वो कौन सी होती है, उसको बोलते हैं एक्सटेंसिव कृषि। जैसे कि यूएसए का जो प्रेरीज और घास का जो मैदान होता है वहाँ पर भी यही खेती की जाती है। जनसंख्या का जो दबाव होता है ओबियसली बातें कम होता है, वहाँ पर पॉपुलेशन ऑलरेडी कम होती है, और प्रति श्रमिक उत्पादन क्या होता है, अधिक होता है, क्योंकि लैंड ज़्यादा है ना और श्रमिक कम है, तो प्रति श्रमिक उत्पादन मैक्सिमम होगा। शीतोष्ण घास के मैदान, जैसे कि प्रेरीज अमेरिका में, गेहूं बेल्ट में ये खेती की जाती है। देखो इस खेती का जो संबंध होता है ना वो सुटकेस एग्रीकल्चर से भी है। सुटकेस एग्रीकल्चर मीन्स कि आप बाहर से श्रमिकों को क्या करोगे, बुलाओगे, जिस लैंड पर आप खेती करोगे वहाँ पर कृषक नहीं रहेगा, वो कहीं दूर रहेगा, यानी कि अपनी फसल को बोएगा, पैदा करेगा, काटेगा, देन वहाँ से चल जाएगा। ये हो गई आपकी सुटकेस एग्रीकल्चर। ठीक है, तो सुटकेस एग्रीकल्चर और एक्सटेंसिव फार्मिंग दोनों लगभग एक दूसरे से जुड़ी हुई विचारधाराएं हैं। क्लियर हुआ। नेक्स्ट है हमारा खाद्यान्न फसलें।
खाद्यान्न फसलें मीन्स कि उन फसलों का उपयोग सिर्फ कृषक किसके हाथ में करेगा, सिर्फ खाने के लिए करेगा, अपनी आजीविका के लिए करेगा। कुल मिलाकर जब कृषि में खाद्यान्न फसलों की प्रधानता हो तो उसे खाद्यान्न कृषि कहा जाता है। जब 1967 में भारत ने क्या किया था, ग्रीन रिवॉल्यूशन का स्टार्टिंग किया था, उसके पहले जो भारत था मुख्यतः खाद्यान्न फसलों पर ही डिपेंड था, या कहो तो 1980-90 के दशक तक भी इंडिया खाद्यान्न कृषियों पर, जब एलपीजी मॉडल लाए थे 1991 की जो एलपीजी नीति लाए थे, उस समय तक भी हम खाद्यान्न फसलों पर ही डिपेंडेंसी थी हमारी इंडिया की एग्रीकल्चर इकोनॉमी की। क्लियर हुआ। तो होता क्या है, जब अमेरिका के साथ में हमारा PL 480 का जो प्रोजेक्ट होता है उसमें भी हम खाद्यान्नों पर ही डिपेंड होते हैं अमेरिका पे, ठीक है। तो वहाँ तक खाद्यान्न फसलें थी, लेकिन अब भारत जो है वो नकदी फसलों का उत्पादन भी करने लगा है और एक अव्वल देश भी बन चुका है इस क्षेत्र में। नेक्स्ट है हमारा व्यापारिक कृषि। व्यापारिक कृषि का मतलब क्या है कि जिस कृषि पद्धति में फसल का उत्पादन तो किया जा रहा है, साथ ही का उद्देश्य जो क्या है, नकदी प्राप्त करना है। यानी कि फसल को इसलिए उगाया जाएगा ताकि किसान जो होगा अपनी अन्य आवश्यकताएं पूरी कर सके, वो एक्स्ट्रा पैसे कमा कर क्या कर सके, अपनी नई लैंड खरीद सके, वर्तमान जो भूमि है उसमें सुधार कर सके, मशीनरी कर सके, या घर वगैरह भवन वगैरह बना सके, बच्चों की पढ़ाई पर खर्च कर सके, वो सारे काम कर सके। यानी कि उसको नगद प्राप्त होगा सीधा सीधा, उन फसलों को वो खाने में बर्बाद नहीं करेगा, ठीक है। उगाने का मकसद ही होगा पैसे कमाना, उसी को बोलेंगे व्यापारिक कृषि। जैसे कि सोयाबीन, जो भी तिलहनी फसलें रहेंगी वो गन्ना, कपास और कलौंजी, इस तरह की जो फसलें होंगी वो क्या होंगी, व्यापारिक कृषि में शामिल की जाएंगी। नेक्स्ट है हमारा जीवन निर्वाह कृषि। जीवन निर्वाह मीन्स मतलब अब जो कृषक होगा सिर्फ अपने जीवन को जीने के, अपनी आजीविका के, अपने परिवार के भरण पोषण के लिए ही खेती करेगा, तो उसी को बोलेंगे जीवन निर्वाह कृषि, ठीक है। मतलब कि मेन इसमें पॉइंट को आप पकड़िएगा तो वो क्या है, भरण पोषण, सिर्फ फैमिली का भरण पोषण ही करेगा इसमें कृषक, ठीक है। तो क्या इंडिया में वर्तमान में जीवन निर्वाह कृषि है? कह सकते हैं कुछ कुछ क्षेत्रों में है, जो कि ट्रिब्यूनल एरिया से जो जनजाति क्षेत्र है, तो पहले जो आदिम समय था उस समय खेती की जाती थी, लेकिन वर्तमान में ऐसा कुछ नहीं है। जो स्थानांतरण कृषि जो की जाती है उसमें भी जीवन निर्वाह कृषि ही की जाती है। नेक्स्ट है हमारा बालसन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था प्लाया। प्लाया क्या होता है कि जब मरुस्थल की अंतः प्रवाही जो नदियाँ होती है वो वर्षा जब होती है उसके बाद में अस्थायी झीलों का निर्माण करती है, तो उन्हीं को क्या बोलते थे, उन्हीं को बोलते थे प्लाया। क्या बोलते थे, उन्हीं को बोलते थे प्लाया। और जो खारे जल की प्लाया होती थी उसको क्या बोलते थे, सेलिनाश, उसको बोलते थे, क्या बोलते थे, सेलिनाश, ठीक है। तो ये तो हो गया प्लाया और सेलिनाश। बालसन भी कुछ उसी प्रकार की संरचनाएं होती हैं। ये क्या होती है, जो मरुस्थलीय क्षेत्र होते हैं उनमें क्या होती है, घाटी जैसी संरचनाएं होती है, यानी कि वैली होती है एक तरीके की। अर्थात जब पहाड़ियों से घिरे हुए अभिकेंद्रीय अपवाह वाले विस्तृत समतल गर्त को क्या कहते हैं, बालसन कहते हैं। यानी कि मान लिया जाए ये एक क्षेत्र है और यहाँ से नदी इधर आ रही है, ये नदी आ रही है, एक और रिवर ये आ रही है, तो ये क्षेत्र होगा ना, ये जो गर्त होगा यहाँ पर एक समतल गर्त बन जाएगा, ठीक है, और यहीं पर एक झील का निर्माण होगा, उसी को बोलते हैं बालसन। क्या बोलते हैं, बालसन बोलते हैं। क्लियर हुआ। तो जो सांबर झील है वो बालसन का उदाहरण है, और जो डिडवाना झील है वो प्लाया का उदाहरण है, एग्जाम्पल है। क्लियर हुआ। नेक्स्ट है हमारा उष्मा द्वीप। देखो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वर्तमान समय में ग्रीन हाउस इफेक्ट बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। तो क्या होता है कि जो कारखाने होते हैं, जो इंडस्ट्रियल एरिया होता है, वहाँ पर उन कारखानों से बहुत ही जहरीली गैसें क्या होती है, निकलती हैं। और साथ में जो व्यवसायिक क्षेत्र होगा वहाँ पर क्या होगा, वो इंडस्ट्रियल एरिया होगा, वहाँ पर एक सिटी जैसी संरचनाएं पूरी बन जाएंगी। तो उन नगरों से, उन महानगरों से या उन कारखानों के आसपास के क्षेत्र से जो ग्रीन हाउस गैसें निकलेंगी, और साथ में वहाँ पर जो पार्थिव विकिरण होगा उसके परिणाम स्वरूप वो जो क्षेत्र होगा वो कुछ ज़्यादा गर्म हो जाएगा अन्य क्षेत्रों के कंपेयर में, तो एकदम हीट जैसा कार्य करेगा वो, ठीक है। तो उसी को बोलेंगे हम उष्मा द्वीप, ठीक है। एक बार पढ़ते हैं इसको। नगरों के केंद्रीय व्यवसाय क्षेत्र या अपेक्षाकृत उच्च तापमान वाले क्षेत्रों को क्या कहते हैं, उष्माद्वीप कहा जाता है। इसका जो कारक होता है वो क्या होता है, पक्के मकान, कंक्रीट और बड़ी बड़ी जो बिल्डिंगें होती हैं वो होते हैं, ठीक है। और पार्थिव विकिरण यहाँ पर होगा जिसके कारण ग्रीन हाउस इफेक्ट जनित का निर्माण होगा। और वर्तमान में जो जापान का जो होन्शु द्वीप है, होन्शु आइलैंड है,
ये इसी को बोला जाता है उष्मा द्वीप, ठीक है, वो भी उष्मा द्वीप का ही क्या है, एक उदाहरण है। इस तरीके से हमारा ये उष्मा द्वीप कंप्लीट होता है। नेक्स्ट है हमारा बिटुमिनस। देखो बिटुमिनस क्या है, ये कोयले का ना एक प्रकार है। कोयला जो होता है चार प्रकारों में बांटा जा सकता है कोयले को। पहला होता है पीट, जो कि निम्न कोटि का कोयला होगा, ठीक है। इसमें जो कार्बन का परसेंटेज होगा वो होगा लगभग लगभग 40% से कम ही होगा, ठीक है। और इसके बाद में आता है लिग्नाइट कोयला, है ना। पहला आता है पीट कोयला, फिर आता है लिग्नाइट कोयला, फिर आता है बिटुमिनस कोयला, और फिर आता है एंथ्रेसाइट कोयला। ये सबसे निम्न कोटि का हो गया। कार्बन का परसेंटेज इसमें हो जाएगा लगभग 40% से कम। इसमें लिग्नाइट जो कोयला होगा, इसमें कार्बन का परसेंटेज हो जाएगा लगभग लगभग कितना, इसमें हो जाएगा 40 से 55% तक। और इसी को ही क्या कहते हैं, इसी को कहते हैं भूरा कोयला। क्लियर हुआ। अब देखो भारत में कहाँ पाया जाता है, ये तमिलनाडु में पाया जाता है। अब जो बिटुमिनस कोयला होता है ना, इसमें जो कार्बन की मात्रा होती है वो होती है 55 से 80% तक, ठीक है। और ये कैसा कोयला होता है, ये होता है ना गैर कोकिंग कोयला होता है। कैसा होता है, गैर कोकिंग कोयला होता है, ठीक है। इंडिया में जो मैक्सिमम कोयला पाया जाता है वो बिटुमिनस टाइप का ही पाया जाता है। लगभग लगभग 80 से 90% कोयला इसी प्रकार का पाया जाता है। गोंडवाना क्रम की चट्टानों में पाया जाएगा ये, ठीक है। और लिग्नाइट के बाद में उन्नत श्रेणी का क्या होता है, कोयला होता है। यानी कि इससे अच्छा जो कोयला होगा वो फिर एंथ्रेसाइट कोयला होगा। क्लियर हुआ। गैर कोकिंग कोयला होने की वजह से इंडिया क्या करता है कि जो कोकिंग कोयला होता है इंडिया को वो होना इंपोर्ट करना पड़ता है अन्य कंट्री से, भारत में नहीं होने की वजह से। क्लियर हुआ। इस तरीके से हम इसको बिटुमिनस कोयला को लिख सकते हैं। और जो एंथ्रेसाइट कोयला होगा उसमें जो परसेंटेज होगा कार्बन का वो लगभग 80 से 90 या 95% इसमें कार्बन होगा, ठीक है। क्लियर हुआ। नेक्स्ट है हमारा पोर्ट ब्लेयर, ठीक है। पोर्ट ब्लेयर सिंपल सा फैक्ट देंगे इसमें 3। पहला बताएंगे अंडमान निकोबार द्वीप समूह की क्या है, ये कैपिटल है। अभी हमने देखी ये कहाँ पर है इसकी कैपिटल। और हम बताएंगे साउथ अंडमान जो द्वीप है उस पर स्थित है, ठीक है। ये इमेज में देखिए, ये है साउथ अंडमान, ठीक है। ये है आपका साउथ अंडमान और ये है पोर्ट ब्लेयर, ये है पोर्ट ब्लेयर। क्लियर हुआ। और अंडमान यहीं पर क्या है, वांडर राष्ट्रीय उद्यान क्या है, यहीं पर स्थित है। कौन सा, वांडर राष्ट्रीय उद्यान। क्लियर हुआ। इस तरीके से 3 फैक्ट देंगे और अच्छी मार्किंग होगी। नेक्स्ट है हमारा पालघाट दर्रा। पालघाट दर्रा ये प्रायद्वीपीय भारत में स्थित है। कुल मिलाकर बोलोगे तो ये नीलगिरी की पहाड़ियों में क्या है, इसकी लोकेशन है। क्लियर हुआ। नीलगिरी की पहाड़ियों में क्या है, इसकी लोकेशन है। और ये ना कोचीन को कोयम्बटूर से जोड़ता है या मार्ग प्रदान करता है। क्लियर हुआ। 2 चीज़ हमने बता दी। तीसरा हम बताएंगे इसको ना, केरल में एक सिटी है जिसको बोलते हैं प्लाकड। तो उस प्लाकड सिटी के नाम पर ही इसको केरल में प्लाकड पास भी कहा जाता है। वेरी वेरी आईएमपी याद रखिएगा, कभी कभी पूछ लिया जाता है एग्जाम में डायरेक्टली प्लाकड पास, ठीक है। इसलिए याद रखिएगा प्लाकड पास कहाँ है, तो ये है केरल में, है ना। अब बताएंगे हम कि जैसे कि ये इंडिया है, ठीक है, ये है हमारा इंडिया। और जब यहाँ पर क्या होता है ITCZ, है ना, ITCZ जो होगी ऊपर की यानी कि भारत के जो मैदानी क्षेत्र है उसमें जब शिफ्ट हो जाएगी तो हमारे यहाँ जब मानसून आता है तो मानसून की 2 शाखाएं होती हैं, ठीक है। एक होती है अरब सागर की शाखा, एक होती है अरब सागर की शाखा, ठीक है। और एक होती है बंगाल की खाड़ी की शाखा। दक्षिण पश्चिम मानसून की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर। तो दक्षिण पश्चिम मानसून में जो अरब सागर की जो शाखा है जो तमिलनाडु में वर्षा करती है, देखो तमिलनाडु में वर्षा 2 जगह से होती है। एक तो लौटते मानसून से जिसको उत्तर पूर्व मानसून कहते हैं उससे भी होती है, जो कावेरी नदी का डेल्टा होता है उस क्षेत्र में, यानी कि जो मालाबार तट होता है उस क्षेत्र में, क्लियर, सॉरी कोरोमंडल तट जो होता है उस क्षेत्र में। क्लियर हुआ। तो हम तमिलनाडु की बात कर रहे हैं अभी। तो तमिलनाडु में जो मानसून आता है वो ना इसी दर्रे से क्या होता है, इंटर होता है। पालघाट दर्रे से तमिलनाडु में क्या होती है, वर्षा होती है। इस चीज़ को भी याद रखिएगा, कभी कभी प्रीलिम्स में भी पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट है हमारा हरी खाद, यानी कि आपको बताना है कि भैया हरी खाद क्या होती है। अगर कभी कभी यही पूछ लिया जाता है तो वो खाद जो कि वनस्पतियों मुख्यतः घास वगैरह या फसलों की पराली वगैरह से बनाई जाती है उसको बोलेंगे हम हरी खाद। खेती में इसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस ही है, विशेषकर जो सॉइल होती है, सॉइल के जो संस्तर होते हैं उनको सुधारने के लिए, ठीक है। इसमें ढेंचा, सनई, लोबिया, उड़द, मूंग, ग्वार, बरसीम और रिचका इनको प्रमुख रूप से हम ले सकते हैं। पहला आएगा हमारा ढेंचा, सनई जो कि
जो कि जो मध्य प्रदेश होता है उसके शिवपुरी का जो बेल्ट होता है उस क्षेत्र में बोई जाती है। ठीक है, लोबिया, फिर उड़द को, तो उड़द को कौन नहीं जानता है, उड़द हो गया, फिर मूंग हो गया, ये जो फसलें हैं ग्वार, बरसीम और रिचका। ठीक है, अब देखो इनको उगाने का फ़ायदा क्या है। पहली चीज़ तो ना, जैसे कि जो बरसीम और रिचका जैसी फसलें होंगी, यानी कि जो इनको पशुओं के चारे के रूप में भी प्रयुक्त कर सकते हैं। देन एंड में जब ये यानी कि इनके सूखने का जब वक्त आएगा, कटाई का जब वक्त आएगा सबसे एंड में, तो आप इसके साथ में क्या कर दो, खेतों की जुताई कर दो। खेतों की जुताई करने से क्या होगा ना, ये मिट्टी में मिल जाएगी और मिट्टी में ये क्या करेगी, ह्यूमस में, मिट्टी के ह्यूमस में क्या करेगी, वृद्धि करेगी। तो इससे क्या होगा, मिट्टी का जो ओसन स्तर होगा ना वो भी क्या ना इससे सुधरेगा। ठीक है, एक चीज़ तो ये। दूसरी चीज़ क्या है, जैसे कि उड़द और मूंग जैसी जो जो फसलें होती हैं, इससे हम पहले तो उड़द और मूंग को प्राप्त कर लो। उड़द और मूंग कैसे प्राप्त होती हैं, जो ऊपर की जो इसकी फलियां होती हैं उनको क्या किया जाता है, तोड़ लिया जाता है। देन वो तो खाने में काम ले लेंगे उसको, तो उससे तो बीज निकाल लेंगे, यानी कि जो मूंग निकाल लेंगे। लेकिन जो पौधा बचेगा, ठीक है, उस पौधे को क्या करो, काटो मत, उसको ना खेत में ही उसको जुताई कर दो। तो एक तरीके से ना वो खाद का काम करेगा। तो फायदा क्या होगा, जो कृषक होगा वो कहीं ना कहीं जो रासायनिक खाद वगैरह होंगे उनसे जो मृदा को जो नुकसान हो रहा है उसकी भरपाई जो होगा किसान इन हरी खाद से कर सकता है। नाम इंपॉर्टेंट रूप से याद रखना, एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आजकल ट्रेंड हो गया है ये, इसीलिए इसको यहाँ पर मेंशन किया है। ठीक है, माना आदि दौड़ निकल चुकी है, अब या तो ठहर कर अफसोस मना लीजिए, या अभी भी मौका है, या जानकर अपनी पूरी जान से दौड़ लगाकर दौड़ को जीत लीजिए। ठीक है दोस्तों, आज के इस लेक्चर के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने एक लिंक शेयर की है। ठीक है, तो जो लिंक जो दी गई है उस पर आप विजिट कीजिए, वहाँ पर महत्वपूर्ण क्विज का आयोजन किया जाता है। सो आप लोग एक बार वहाँ विजिट अवश्य कीजिए। ठीक है, हमारा ये लेक्चर आज यहीं एंड होता है। मिलते हैं किसी अन्य 15 3 मार्कर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।